जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और एक प्यारी सी वीडियो में आप सभी का साथियों स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि हिंदी की 37 मैराथन्स मैं करा रहा हूँगा, वो भी यहाँ पर सब क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्लस जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं या फिर वो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो या फिर अन्य भी एग्जाम जहाँ हिंदी पाठ्यक्रम है, उन सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। और दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद मैंने इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर डिजाइन किया है। मेरे साथी, यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाकी मेरे साथियों, सबसे पहले हम माँ सरस्वती का यहाँ पर आह्वान करते हैं और आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन कोड है जो कि आपको ऊर्जावान और यहाँ पर पढ़ने के प्रति काफी ऊर्जावान बनाने का काम कर रहा होगा। मेरे साथियों, जैसे दिए को जलाने के लिए तेल के साथ बाती की आवश्यकता होती है, क्या जैसे दिए को जलाने के लिए तेल के साथ यहाँ पर बाती की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सफलता के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। मेरे साथी, मैं मानता हूँ कि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं और ये जो गवर्नमेंट है ये जो है अभी तक एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट नहीं करा सकी। पर मेरे साथी, यदि आप लोगों ने सीढ़ी यहाँ पर 4 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, यदि एक सीढ़ी पे आपको सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं वहां से पीछे लौटना खराब है जितना कि आगे लौटना यहाँ पर बढ़िया हो रहा होगा। इसलिए आप लोग 2 से 3 महीने अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट को यहाँ पर सुनिश्चित कर लीजिए। मेरे साथियों, इसी के साथ हम लोग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे और सबसे पहला टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं 37 में से। और लास्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने तैयारी तो अच्छे से कर ही होगी और हिंदी को कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी यहाँ पर जांचना है कि आप किस लेवल में हैं अभी। तो साथियों, हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ अपने पहले प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है मेरे साथियों? क्या अव्ययीभाव है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर आपका द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास होने वाला है? तो मेरे साथी, रसोई घर में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। तो रसोई घर के लिए यदि इसका हम लोग देखते हैं तो रसोई के लिए घर होता है, मतलब यदि रसोई के लिए घर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर होने वाला है। और मेरे साथी पूछूं, यदि तत्पुरुष समास में कौन सा भेद होने वाला है, तो चूंकि यहाँ पर रसोई के लिए घर है तो की किस में आता है, तो आप लोग जानते हैं। तो के जो है यहाँ पर आपका रसोई के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान होने वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाने वाला है। बाकी मेरे साथियों, यदि हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की, तो अव्ययीभाव समास का क्या डिफिनेशन हो जाता है। अव्ययीभाव समास जो होते हैं इसमें क्या होता है मेरे साथियों, पूर्व पद प्रधान होता है, यानी जो पहले का पद होता है वो प्रधान होता है। बाकी इसमें जो भी उपसर्ग वाले होते हैं, जैसे कि आपका अनुप्रीति हो गया तो अनुपसर्ग हो गया, मतलब जो भी उपसर्ग होते हैं, आराम का अउपसर्ग हो गया, आ हो गया, अन हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर उपसर्ग यहाँ पर आने का काम कर रहे होते हैं। बाकी मेरे साथियों, यथाशक्ति अगर पूछता है तो वो भी आपका अव्ययीभाव में ही आ जाता है। दिनों दिन ये भी सारे वर्ड्स जो है अव्ययीभाव में आते हैं। बाकी यदि हम लोग बात करते हैं द्विगु समास की, तो द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास मेरे साथी पहला पद इसका संख्यावाची होता है, यही इसका एक डिफिनेशन है। जैसे यदि मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो नवग्रह मेरे साथियों, यदि आप लोग नवग्रह लिखते हैं तो नवग्रह में कहीं ना कहीं 9 ग्रह होता है, तो 9 एक गिनती वाला हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर द्विगु समास होता है। बाकी द्वंद्व में आप जानते हैं कि दोनों पद ही यहाँ पर प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता हो गया तो माता और पिता दोनों के दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप है। तो मैं खाता हूँ यह कर्मवाच्य, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो मेरे साथियों, मैं खाता हूँ तो क्या इसका कर्मवाच्य हो जाएगा मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है और असतर्कता तो यहाँ पर होगा नहीं। तो कर्मवाच्य में क्या होता है मेरे साथियों, कर्मवाच्य में यहाँ पर कर्म पर जोड़ पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर मुझसे खाया नहीं जाता, तो मुझसे खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होने वाला है। बाकी वाच्य आप लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, यहाँ पर एक कृतर वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है और भाव वाच्य होता है। और इन तीनों के बारे में हम एक दिन बच्चे से यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। बाकी मेरे प्यारों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो आप लोगों ने क्रिया विशेषण तो पढ़ा ही होगा कि यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण
या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर परिणामवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर होने वाला है। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर मेरे साथियों रोज किस में आता है, मैं रोज पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं काल की बात हो रही है। तो यहाँ पर समय बताता है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। बाकी मेरे साथियों रीतिवाचक क्रिया विशेषण की आप कैसे पहचान करेंगे? जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध यहाँ पर करता है कि हाँ किस तरीके से वो कार्य हो रहा है, उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। बाकी मेरे साथियों परिणामवाचक की बात करते हैं, तो परिणामवाचक में जैसे कि कुछ, थोड़ा, काफी, ये सारे परिणामवाचक के ही यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिल रहे होते हैं। मेरे प्यारों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी मिलकर यहाँ पर सभी मिलकर स्कूल जाता है। क्या मेरे साथ यहाँ पर सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप की। यदि आप लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा गया, इसलिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए हो जाता है। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है, सभी मिलकर स्कूल थोड़ी ना जाता है मेरे साथियों, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि मिलकर की बात हो रही है, यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही हो जाता है मेरे प्यारों। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है। तो आप लोग बताइए इनमें से योजक चिन्ह कौन सा होने वाला है मेरे साथी। तो योजक चिन्ह की बात करता हूं तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर ए का जो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। बाकी मेरे साथी इसे तो हम आप लोग जानते हैं कि आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। और बाकी मेरे साथी ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ये आपका, ये भी आप लोग जानते हैं कि कौन सा चिन्ह होता है मेरे साथियों, इसको तो हम कारक चिन्ह कहते हैं। बाकी आप लोगों का ऑप्शन बी जो है यहाँ पर योजक चिन्ह हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी अगला प्रश्न है यहाँ पर घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है। क्या रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो घी के दिए जलाना मतलब कि श्री रामचंद्र जब रावण को मार के अयोध्या वापस आ रहे थे तो पूरी जनता ने घी के दिए जलाए थे, तो यानी कि खुशियां उन्होंने मनाने का काम किया था। तो मेरे साथ ही इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी जो है कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, और मेरे साथ ही ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो यहाँ पर 49,500 वाले में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग मुहावरे को पढ़ रहे होंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारों, लोलोक्ति का समान अर्थ क्या होता है। तो लोलोक्तियों का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, लोक की युक्ति होता है, लोगों की यहाँ पर बातें होता है, लोगों के लेख होता है, या फिर अच्छी बातें होता है। तो लोक की उक्ति यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है मेरे प्यारों। और मैं यदि बात करता हूँ लोकोक्ति के उदाहरण की, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह एक लोकोक्ति है। और इसके अर्थ की बात करता हूँ, एक व्यक्ति के करने से कठिन काम पूरा नहीं होता है मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। और अगला प्रश्न है, चमक उठी सन 57 में तो में वो तलवार पुरानी थी, रस में क्या भेद है मेरे साथी। तो कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद ही झांसी की रानी की याद आ जाती है मेरे साथी। और वो एक ऐसी वीरांगना महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र के साथ भी यहाँ पर युद्ध लड़ने का काम किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है मेरे साथियों। अगर मैं पूछता हूँ वीर रस का यहाँ पर स्थायी भाव का होता है, उत्साह हो जाएगा मेरे साथियों। हास्य रस का हास होगा, श्रृंगार रस का रति हो जाएगा। श्रृंगार रस मेरे साथी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहयोग श्रृंगार होगा, एक तो वियोग श्रृंगार होगा। तो मेरे साथी वियोग का अगर आप लोगों को उदाहरण पूछे तो श्री रामचंद्र कहते हैं पक्षियों से, हे खगमृग हे मधुकर नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये कहने का ही वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझा होगा। मेरे साथी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारे क्या कहता है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है जो काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगला प्रश्न है मेरे साथी, चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी भी लग सकता है, क्योंकि मेरे साथियों आप लोगों ने यहाँ पर 3-4 साल से लगातार हिंदी की ही तैयारी की है। तो क्या उसमें 20 मात्राएं यहाँ पर होती हैं, या फिर यहाँ पर 17 होती है, फिर 15 होती है, फिर 16 होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में यहाँ पर 16 मात्राएं हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। बाकी मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को मात्राएं गिननी तो आती ही होंगी,
तो साथियों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। तो काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होने वाला है? क्या यमक अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है, या फिर यहाँ पर रूपक अलंकार यहाँ पर होने वाला है? तो मेरे साथ ही काली घटा का घमंड घटा में आपका यमक अलंकार होने वाला है, क्योंकि मेरे साथी यदि हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे साथी यमक अलंकार का यदि हम यहाँ पर डिफिनेशन की बात करते हैं, जब भी किसी पित्त में यहाँ पर दो शब्द आ जाए, यहाँ पर दो शब्द बार बार आए और दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है और इन दोनों घटाओं का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का यहाँ पर सुंदर मौसम हो जाता है और एक घटा का मतलब होता है यानी कम होना। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। बाकी मेरे साथियों अन्य जो अलंकार है इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे अच्छी तरीके से, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या है यहाँ पर, तो अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनु उपसर्ग हमने आप लोगों से पहले ही बता चुका हूं मैं कि यहाँ पर उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लग रहे होते हैं। और उपसर्ग की बात करता हूं तो उपसर्ग यहाँ पर हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, और दोनों में 22 प्रकार के ही उपसर्ग हो जाते हैं। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर है, या फिर अनुपमा है, या फिर अंतर है, फिर अनुंतर है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अनुचर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अनुचर जो है सही होने वाला है। क्योंकि यदि हम इसका यहाँ पर अनुसंधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का मेरे साथी आप लोगों का अनुधन यहाँ पर आप लोगों का चर हो जाता है। तो अनुचर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो प्रत्यय हमने बताया किसी भी शब्द के अंत में जुड़ा होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर भुलक्कड़ में कौन सा यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अक्कड़ जो है यहाँ पर प्रत्यय यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे साथियों प्रतिधन में प्रति का यहाँ पर अर्थ समान में यदि देखा जाए तो इस प्रकार से हो जाता है। मेरे साथी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न काफी बेहतरीन होने वाला है। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? मेरे साथी आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि गीतांजलि का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो क्या गीता धन अन्य हो जाएगा, गीत धन जली हो जाएगा, गीता धन अंजलि हो जाएगा, या फिर गीत धन अंजलि हो जाएगा? तो मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर यहाँ पर यदि देखा जाए, यहाँ पर मेरे साथी टाइपिस्ट महोदय से थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें आ की मात्रा यहाँ पर नहीं रहेगी मेरे साथी। यहाँ पर इसका संधि सही विच्छेद यहाँ पर गीत धन अंजलि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है मेरे साथी। और यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? आप लोग वर्णों के यहाँ पर टोटल 2 भेद होते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तो स्वर होता है, एक तो यहाँ पर व्यंजन हो जाता है। मेरे साथियों स्वरों की हम बात करते हैं, स्वरों की टोटल संख्या 11 होती है, बाकी व्यंजनों की टोटल संख्या यहाँ पर 33 हो जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे साथियों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न काफी यहाँ पर बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मैंने आप लोगों से पहले ही बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए 3-4 तरीके हैं। एक तो हम विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार हम लोग क्रिया का भी प्रयोग करके यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए, जो भी शब्द दिया हुआ है उसका हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि क्या वो बैठता है या फिर नहीं बैठता है मेरे साथियों। तो हम लोग देखते हैं, यदि स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो मालिक अच्छे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी कहार आया है, पाठक पढ़ा रहा है, योगिनी अच्छी है, तो योगिनी अच्छी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। योगिनी यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होने वाला है मेरे साथियों। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो मैंने पहले ही बताया, और देखिए साथियों कितना अच्छा मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। यदि एक ऊपर स्त्रीलिंग है तो नीचे पुल्लिंग है,
एक प्रत्यय है तो एक उपसर्ग है। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजें समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 कहता है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से पुल्लिंग क्या होने वाला है? तो यहाँ पर क्या नायिका होने वाला है, लेखिका होने वाला है, यहाँ पर आपका वधु या फिर आपका धावक होने वाला है? तो हम कह सकते हैं नायिका अच्छी है, वैसे भी ये स्त्रीलिंग ही है मेरे साथी। लेखिका ने लेख लिखी, बाकी वधु अच्छी है। धावक दौड़ रहा है, क्या मेरे साथी? धावक बहुत तेज से दौड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे प्यारो, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि शिक्षक का बहुवचन होगा। तो शिक्षक का क्या बहुवचन हो जाएगा? शिक्षकों होगा, या फिर आप लोगों का शिक्षिका होगा, या फिर शिक्षिकाएं होगा, फिर शिक्षक गण हो जाएगा। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर शिक्षक गण हो जाएगा। क्योंकि यदि मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुवचन यहाँ पर गण लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षक गण हो गया, अध्यापक गण हो गया, जनगण हो गया, इस प्रकार से। बाकी मेरे साथियों, बहुवचन यदि मैं पूछता हूँ तो लड़कों लड़के का बहुवचन यहाँ पर क्या होगा? तो बहुत सारे साथी मेरे बताएंगे यहाँ पर लड़का का बहुवचन यहाँ पर क्या होता है? लड़कों। लड़का का बहुवचन यहाँ पर लड़कों हो जाता है, तो लड़कों को। तो मेरे साथी, यदि हम लोग बहुवचन बनाते हैं, तो यदि यहाँ पर बहुवचन बनाते समय उस शब्द के आगे यहाँ पर किसी कारक का प्रयोग होता है, तो वो बहुवचन नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर शिक्षकगण यहाँ पर सही होने वाला है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित जो यहाँ पर रेखांकित है में कौन सा कारक होने वाला है? तो यहाँ पर मेरे साथियों, माँ ने बाजार से यहाँ पर कपड़ा खरीदा। तो माँ ने जब बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर माँ के द्वारा यहाँ पर काम किया जाता है। काम क्या हो रहा है? कपड़ा खरीदना एक काम हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर कर्म कारक यहाँ पर सही हो जाता है मेरे साथियों। बाकी कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से कर्ण संबोधन है हरे, इस प्रकार से टोटल 8 प्रकार के हो जाते हैं। बाकी मेरे साथियों, कर्ता कारक के बारे में हम सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो कर्ता करने वाला जो होता है उसे हम यहाँ पर कर्ता काम करते हैं, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे ही हम यहाँ पर कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम के द्वारा काम किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राम ने, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर इस प्रकार से कर्ता कारक का आप लोग पहचान कर सकते हैं। बाकी कर्ण क्या क्या होता है? कर्ता के साधन से जो क्रिया होती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से तथा के द्वारा यहाँ पर होती है। जैसा कि यहाँ पर मोहन पेन से लेख लिखा, तो मोहन पेन से लेख लिखा, तो कहीं ना कहीं ये आपका कर्ण कारक हो जाता है। बाकी मेरे साथियों, अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण में पर होता है, यहाँ पर मेज पर किताब रखी है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही होने वाला है काफी बेहतरीन तरीके से। और एक अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन होने वाला है, आप सभी लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर बताने का काम करना है मेरे साथियों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से बता रहे होंगे मेरे साथी। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या होने वाला है, तो अगला प्रश्न है, यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द में यहाँ पर यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द का क्या भेद होने वाला है? तो मेरे साथियों, ये सर्वनाम का यहाँ पर भेद पूछ रहा है कि कौन सा भेद होने वाला है। यह मेरी पतंग है, क्या यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है? यह मेरी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? यह मेरी पुस्तक है। तो ये तो भैया निश्चित बात हो रही है ना कि यह मेरी पुस्तक है, इस मतलब यह मेरी पतंग है। तो ये मेरी पतंग है या फिर यह मेरी पुस्तक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। बाकी अनिश्चित यहाँ पर वाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं, इसमें तो कोई और कुछ आता है, और मेरे साथी कोई आया है, मतलब कोई का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं, कुछ का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए कर रहे होते हैं। बाकी निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनाया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसमें स्वयं की बात होती है, स्वयं की बात, खुद की बात, निज की बात, आप, अपने, इस प्रकार से बात होती है। इसके यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यह कार्य में स्वयं कर लूंगा,
तो यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी प्रश्नवाचक में कौन कहाँ यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 17 फरवरी को एग्जाम हुआ था मेरे साथी, यहाँ से एक प्रश्न पूछा था कि कुछ कौन सा सर्वनाम हो जाता है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारो, अगला प्रश्न है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार जो है विशेषण का कौन सा भेद है। तो कहीं ना कहीं समझदार तो यहाँ पर गुणवाचक ही है, गुण बात कर रहा है कि यहाँ पर गुणवाचक देखिए गलत हो गया है यहाँ पर टाइपोड मोस्ट के द्वारा। तो गुणवाचक यहाँ पर सर्वनाम यहाँ पर विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है मेरे साथियों। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथी, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। तो आप लोगों ने विशेषण तो पढ़ा ही होगा। तो चर्चा से विशेषण क्या, चर्चाएं होंगे, चर्चा होगा, चर्चित होगा या फिर चर्या होगा। तो चर्चा का जो विशेषण होता है वो आप लोगों का यहाँ पर चर्चित हो जाता है, क्योंकि जब भी हम विशेषण बनाते हैं तो उस शब्द के पीछे हम किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो चर्चित व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि हाँ व्यक्ति चर्चित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे प्यारो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं या फिर क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं, फिर क्रिया के उत्तर रूप को कहते हैं, या फिर क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं। तो मेरे प्यारो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्रिया के मूल रूप को यहाँ पर धातु कह रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर दोस्तों काफी कम समय में यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए मैं काफी यहाँ पर तेजी से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्यारो अगला प्रश्न है यहाँ पर, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल मेरे साथियों टोटल यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं आप लोग यहाँ पर बता रहे हो क्या। 7 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 9 या फिर 4 प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारो यहाँ पर भूतकाल टोटल यहाँ पर 6 प्रकार के हो जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग बताइए वो कौन कौन से हो जाते हैं मेरे साथी। तो वो आपके जो है कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है, और हेतु हेतु मद हेतु यहाँ पर भूत हो जाता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के यहाँ पर भूत काल होते हैं। बाकी यहाँ पे जो है कि कालों की बात करते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल यहाँ पर 3 प्रकार के हो जाते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद हेतु भविष्य, इस प्रकार से हो जाता है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द बने होते हैं हिंदी के मूल शब्द से, विदेशी शब्दों से, या फिर उर्दू शब्द में बदलाव से, या फिर संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव से। तो तद्भव शब्द यहाँ पर बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, हिंदी के मूल शब्दों से बने होते हैं क्या। तो आप लोग कहेंगे हाँ भैया तद्भव तो यहाँ पर हिंदी के मूल शब्दों से ही बने होते हैं, जबकि तत्सम जो है हम लोग इसको जो है संस्कृत से लाने का काम कर रहे होते हैं। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होने वाला है। तो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, हिंदी के मूल शब्दों से तद्भव कैसे बन जाएंगे। मैंने आप लोगों को सोचा कि आप लोग देखा जाए क्या कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी वह नहीं लगाया। नहीं मेरे साथी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव से जो शब्द बनते हैं उसे हम तद्भव शब्द बोल रहे होते हैं। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है मेरे साथियों, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम हम लोग जानते हैं जो संस्कृत से सीधे आते हैं, तत्धनसम यानी उसके समान। तो इसमें से चारों में से कौन सा शब्द है जो यहाँ पर संस्कृत का है, निद्रा है या फिर या वो कान है या मोर है या फिर बंदर है। मेरे साथ ही निद्रा यहाँ पर तत्सम शब्द होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्योंकि मेरे साथियों यहाँ पर मोर और तीनों जो है यहाँ पर तत्भव होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पर पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है, नारी महिला औरत सही है, पहाड़ पर्वत, पुस्तक कहाँ से आ गया भैया, पुस्तक तो नहीं होने वाला है ना। ऑप्शन नंबर डी आग अग्नि अनल, तो ये भी यहाँ पर सही होने वाला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों ने लगाया होगा, मैं आशा करता हूँ। और काफी बेहतरीन प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न के साथ। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा होता है, और शब्द
ले अनेकार्थी, यहाँ पर और शब्द के यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे साथियों, थोड़ा सी मिस्टेक है यहाँ पर। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और के अनेकार्थी कौन कौन से हो सकते हैं? क्या अन्य या उसका होगा, दूसरा या तथा होगा, सब या परंतु होगा, परंतु या अपना हो गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, दूसरा और तथा, यहाँ पर सही होने वाला है। और का अनेकार्थी यही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे साथियों, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो काम करना कठिन हो तो उसको हम क्या कह रहे होंगे? दुष्कर कह रहे होंगे, दुष्कर कह रहे होंगे मेरे साथी। और दुष्कर में आप लोगों का यहाँ पर ये वाला स होता है, ये वाला स। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है। तो दुष्कर यहाँ पर सही होने वाला है। असंभव, कठिन और दुर्लभ, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको जरूर ही सही किया होगा। मेरे प्यारों, हम लोगों का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पर काफी बेहतरीन होने वाला है। पक्षी पेड़ पर अपना डैश बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ पर क्या अपना नीड बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड बनाते हैं, या फिर यहाँ पर नीड बनाते हैं? तो पक्षी पेड़ पर अपना नीड बनाते हैं मेरे साथी। नीड मतलब पानी होता है, नीम तो एक पेड़ होता है, नीड तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। यानी कि नीड का मतलब होता है घोंसला, यानी पक्षी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन था। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 यहाँ पर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, इनमें से सही विलोम शब्द कौन सा है? तो सही विलोम शब्द क्या हो? अदान का क्या प्रदान होता है, अदान का क्या निदान होगा, या फिर आपका प्रदान का क्या विधान होगा, अयान का क्या समाधान होगा? तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि आदान का प्रदान हो जाता है। काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सही किया होगा और काफी यहाँ पर इजी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। मेरे साथियों, आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को देखकर ये ना जज करिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन इजी है। मेरे साथियों, आप लोग कांस्टेबल लेवल की एक तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी लेवल की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। अगर इतना ही टाइम है तो आप लोग मैथ रीजनिंग को दीजिए। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट है ये इनफ है आप सभी के लोगों के लिए। अगर यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पर 37 में से यहाँ पर 30 प्लस भी आप लोग क्वेश्चन सही करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप एग्जाम के अंदर भी 33 से 34 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर रहे होंगे यहाँ से। तो मेरे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? अगला प्रश्न हमारा है, जय दर्थ वध किसकी रचना है? तो जयदर्थ वध क्या जयशंकर प्रसाद की है, मैत्रेय गुप्त साहब की है, सूर्यकांत पाठी निराला साहब की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो जयव्रत यहाँ पर वध जो मैत्रेय गुप्त की रचना होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। काफी बेहतरीन रचना है। और बाकी जयशंकर प्रसाद छहवादी युग के सम्राट हम कह सकते हैं, और सूर्यकांत पाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये काफी भी यहाँ पर फेमस राइटर है मेरे साथियों। समय कम होने की वजह से, नहीं तो मेरे साथियों हम इसका हर एक रचनाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना जाती है? महादेवी वर्मा की, अयोध्या मिश्र की, या फिर सियाराम शरण गुप्त की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर अतीत के चलचित्र, यामा, ये सारी रचनाएं यहाँ पर महादेवी वर्मा ने ही लिखी है। काफी फेमस रचना है इनकी, ये हो जाती है। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है? अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरे साथियों वर्ड हो जाती है। क्या वर्ड हो जाती है? अगर पूछता भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन मेरे साथी लिखित या मौखिक दोनों ना पूछे तो आप वर्ण को ही सही लगा रहे होंगे। यदि क्वेश्चन घुमा के पूछते भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो वो आपका शब्द हो जाता है मेरे साथियों। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के तो आप लोग जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारों। और हमारा अगला बेहतरीन सा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे साथियों ये है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे साथियों, सीता जा रही थी में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? तो सीता जा रही थी, इसमें कौन सा भूतकाल का प्रकार होने वाला है? तो सीता जा रही थी, तो भूतकाल होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। क्या अपूर्ण भूत होगा, सामान्य भूत होगा, या फिर आपका जो है कि यहाँ पर आसन्न भूत होगा, या फिर पूर्ण भूत होगा? तो सीता जा रही थी, तो यहाँ पर सामान्य भूत होने वाला है। सीता जा रही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली
बात ही नहीं है। मेरे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्राएं नहीं है? तो कर लो में यहाँ पर सही हो जाता है, इसमें मात्राएं नहीं है, बाकी तीनों में मात्राएं हो जाती हैं। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से बता रहे होंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव यहाँ पर क्या हो जाता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव यहाँ पर हास होता है, शोक तो कर्णु का होता है, रति मेरे साथी आप लोग जानते हैं भय भयानक का होता है। तो इस प्रकार से मैंने 37 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मेरे साथ ही ये सारे क्वेश्चन PYQ प्लस यहाँ पर स्टैंड पे पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चंस है, इसलिए आपको यहाँ पर कम से कम 37 में से कम 30 प्लस तो आप लोगों को आना ही चाहिए। बाकी मेरे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।